नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कट्टरपंथी इकोसिस्टम ने मुस्लिम आंदोलन की शुरुआत कर दी है। 11 अप्रैल से 7 जुलाई की डेट भी तय हो गई है। अगले 88 दिनों तक मौलानाओं की कोशिश है कि हर दिन हर घंटे मोदी सरकार के खिलाफ मुसलमानों को सड़कों पर उतारा जाए। अगले 3 महीनों तक हर हफ्ते जुम्मे के दिन वक्फ हफ्ता मनाया जाएगा। देश के 50 शहरों में मोदी के खिलाफ राउंड टेबल मीटिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। 30 अप्रैल को रात 9 बजे आधे घंटे के लिए मुस्लिम मोहल्लों में बत्ती गुल की जाएगी। मोदी सरकार के खिलाफ 88 दिनों तक हैशटैग कैंपेन चलाया जाएगा, हेट नैरेटिव बनाया जाएगा और इसकी शुरुआत आज से ही हो गई। लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, श्रीनगर, इन तमाम जगहों पर हजारों की तादाद में मुसलमान सड़कों पर उतर आए। वक्फ एक्ट के विरोध में सबके नाम पर सबसे ज्यादा हिंसा की खबर बंगाल से आई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में कट्टरपंथियों ने पुलिस पर पथराव किया, नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया, रेलवे ट्रैक्स पर धावा बोल दिया, कई जगहों पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। दक्षिण 24 परगना में पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर दिया। पूरे के पूरे मालदा को उपद्रवियों ने हाईजैक कर लिया है। यह मुस्लिम बोर्ड का वोट बैंक की सियासत करने वाले मोदी विरोधियों का एक खतरनाक लॉन्ग टर्म प्लान है। मोदी सरकार के खिलाफ शुरू हुए मुस्लिम आंदोलन का क्या सियासी पैगाम है और इसके पीछे मोदी के किन किन दुश्मनों का नाम है, इस रिपोर्ट में खुलासा करते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक घनौना मंसूबा। खुद औकाफ हफ्ता 11 अप्रैल बरोज जुमा से 8 अप्रैल बरोज जुमा औकाफ का हफ्ता मनाया जाएगा। बत्ती गुल तहरीक, अपने घर, फैक्ट्री और ऑफिस की लाइट बंद कर दें। 50 शहरों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाएगा। मोदी के खिलाफ मुस्लिम आंदोलन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या है सीक्रेट लॉन्ग टर्म मिशन? 11 अप्रैल से 7 जुलाई के बीच क्या होने वाला है? मोदी के खिलाफ कौन सा मोर्चा खुलने वाला है? 7 जुलाई की लास्ट डेट ही क्यों फिक्स हुई है? मुस्लिम बोर्ड ने वक्फ का हफ्ता वाला फतवा क्यों जारी किया है? मोदी के खिलाफ मुसलमान के दिमाग में क्या फिट किया है? मुस्लिम बोर्ड देश की बत्ती गुल करने की कॉल क्यों दे रहा है? किस लेवल पर जाकर भड़का रहा है? 50 शहरों के अंदर मोदी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम बोर्ड के मौलाना ने एक सांस में जारी कर दिया। किन किन शहरों का कैलेंडर? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, जयपुर, जोधपुर, सीकर, अहमदाबाद, बड़ौदा, मालियर कोटला, अमृतसर, श्रीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची, पटना, मुजफ्फरनगर, गया, अररिया, मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर, नांदेड़, अकोला, जलगांव, हैदराबाद, करीमनगर, निजामाबाद, विजयवाड़ा, कर्नूल, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, गुलबर्गा, मैंगलोर, मैसूर, हुबली, धारवाड़, टंकूर, चेन्नई, वेलोर, कोयम्बटूर, कालीकट, त्रिवेश्वर, कोचिन, त्रिवरेंद्रपुरम, कलकत्ता, मालदा, मुर्शिदाबाद, गुवाहाटी, सिलचर और बदरपुर वगैरह। पर्चे छप गए, पोस्टर्स बन गए, कैप्शन लिख दिए गए। पोस्टर पर टेक्स्ट है वक्त बचाओ अभियान। तारीख है 11 अप्रैल से 7 जुलाई। इरादा है मोदी के खिलाफ मुसलमानों का पारा करो हाई।
जुमे की नमाज से ठीक पहले मुस्लिम बोर्ड के मौलाना का 20 मिनट लंबा वीडियो आया। मौलाना ने हाथ में सफेद रंग का फर्रा उठाया और कैमरे की ओर देख देख कर सफेद रंग का फर्रा पढ़ पढ़ कर मोदी के खिलाफ मुसलमानों को क्या करना है, कैसे करना है, कब कब करना है, सबका एक्शन प्लान बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत में वक्फ बचाओ मुहिम का आगाज करने का प्रोग्राम बनाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक 2025 में 7 जुलाई तक जारी रहेगी। हुकूमत ने कंट्रोल में ले लेना चाहती है। उसने मुस्लिम औकाफ को हड़पने और तबाह व बर्बाद करने का घिनौना मंसूबा तरतीब दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ के उन्वान से एक कुल हिंद तहरीक आंदोलन का आगाज किया है। ये तहरीक शाहबानो तहरीक 1985 के तर्ज के ऊपर चलेगी, जिसके तहत हम हर रियासत, जिला, शहर और गांव तक पहुंचेंगे। इस मुहिम के जरिए एनडीए हुकूमत पर इतना दबाव बनाया जा सके कि वो इन मुतनाज़ा तरमीमात को वापस लेकर साबिका कानून को बहाल कर दे। मुस्लिम बोर्ड के एक्शन का रिएक्शन फर्स्ट डे ही दिख गया। जुमे के दिन मोदी के खिलाफ देश के कोने कोने में मुसलमानों का अग्रेशन अचानक से बढ़ गया। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या मुंबई, क्या श्रीनगर, क्या कोलकाता, क्या अहमदाबाद, क्या जयपुर, क्या मोहाली, शहर शहर मुस्लिम मोहल्लों में वक्फ एक्ट के नाम पर मोदी के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी का टेम्परेचर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम बोर्ड ने खुल्लम खुल्ला देश के मुसलमानों को मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऑर्डर जारी कर दिया। इशारों इशारों में पूरे देश में हंगामा बरपाने का फतवा जारी कर दिया। और फिर जो कुछ भी हुआ अब वो देखिए। झूठ बोला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, परेशानी ही परेशानी है, उसके अलावा उसमें कुछ है ही नहीं। ये बहुत लंबा मामला चलेगा। जैसे अंग्रेज है वैसे ही आरएसएस है। ये उनकी पिट्ठू है आरएसएस अंग्रेजों की, जिस साथ उन्हें नुकसान पहुंचाया मुल्क को, ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं इनका। दिल्ली ने हम पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन करेंगे जब तक कि ये बिल वापस नहीं किया जाता है। हम इसकी लड़ाई सड़क से संसद, संसद से दिल्ली तक हर संभव लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। दिल्ली गूंज करेंगे बहुत जल्दी। ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो हम दिल्ली गूंज करने के लिए हम बैठे हैं। बस हम हमारे बड़ों का इंतजार करें, एक बार वो आवाज लगाए, हम दिल्ली बहुत जल्दी गूंज करेंगे। ये सरकार क्या बोलेंगे? ये सरकार ही नहीं है, ये तो मुस्लिम खिलाफ सरकार है। ये सरकार कभी भी मुसलमानों का हेल्प नहीं कर चाहता है। हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, हमसे हमारा जो पुरखों की जो जायदाद है वो छीना जा रहा है, हमसे हमारी दरगाहों को छीना जा रहा है, हमारी खानकाहों को छीना जा रहा है। तक ये बिल वापस नहीं होगी, हमारी प्रोटेस्ट इसी तरह से होती रहेगी। हम लोग संविधान को बचाने के लिए यहाँ पर निकला हूँ, तो सब लोगों को हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि संविधान को तोड़ रहा है मोदी सरकार। संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। कानून व्यवस्था क्या मिलेगी? पीसफुल प्रोटेस्ट तो वोट तो दिखाएंगे ना भाई कि वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट। रिजेक्ट कर रहे हैं हम तो प्रोटेस्ट तो करेंगे। हमारा दिल दुखा हुआ है कि हमारी जमीनों को हड़प करने की साजिश चल रही है मोदी जी ने। विरोध प्रदर्शन होगा, देश भर में होगा। पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो कहा है कि हर जगह देश के विभिन्न जगहों पे जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, जलसे करेंगे, लोगों को बताएंगे किस तरह ये काला कानून है। जब तक मोदी सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती हम इसका प्रदर्शन जारी रखेंगे। प्रोटेस्ट हमारा वक्फ बिल पे है जो एक कानून बन गया है, लेकिन हम ये लड़ाई ऐवानों में सड़कों पर लेना चाहते। हम इस लड़ाई को सड़क पर लेना चाहते हैं कि भाई ये बिल जो है मुसलमानों को मंजूर नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। वक्फ बिल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने हमारी सारी जमीनें, हमारे दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तानों को छीना है, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। कि हम ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, ठीक है, इसको रोका नहीं जाएगा, ये चलता रहेगा। वक्फ एक्ट तो सिर्फ एक जरिया है। दरअसल मुस्लिम इकोसिस्टम इसके पीछे छिपकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंसा के रास्ते पर उतारना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लखनऊ में वक्फ एक्ट विरोधी पोस्टर्स के साथ
हमास के आतंकियों का पोस्टर नहीं लहराया जाता। अब सवाल तो पूछे जाएंगे कि वक्फ एक्ट विरोधी धरने में हमास के आतंकियों की तस्वीरें क्यों दिखाई गई? एक ही फ्रेम में वक्फ कानून वापस लो की तख्ती और हमास के खूंखार आतंकियों की फोटो क्यों लहराई गई? इतना ही नहीं, मोहाली में तो कट्टरपंथी इकोसिस्टम एक स्टेप और आगे चला गया। वक्फ एक्ट विरोधी पोस्टर्स पीछे दिख रहे थे और सामने माइक पकड़ा शख्स मोदी सरकार मर गई, मोदी शाह मर गया जैसे भड़काऊ और आपत्तिजनक स्लोगन लगाकर मुसलमानों को मोदी के खिलाफ हिंसा के लिए उकसा रहा था। एक ऐसा वक्त जब वक्फ कानून पर विरोध प्रदर्शन के बीच मोदी की पार्टी मुसलमानों के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है। 20 अप्रैल से 25 मई तक देशव्यापी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। वैसे वक्त में कट्टर मुस्लिम इकोसिस्टम की टोली नॉन स्टॉप उकसाऊ बोली बोल रही है, मुस्लिम कम्युनिटी का ब्रेन वॉश करके उन्हें सड़क पर तांडव करने की प्रैक्टिस करा रही है। देश के जिन राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं है, वहां की सरकार ने कट्टर इकोसिस्टम को खुली छूट दे रखी है और इस छूट का फायदा उठाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देशव्यापी स्तर पर मोदी के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ खुल्लम खुल्ला मस्जिदों से वक्फ एक्ट विरोधी नैरेटिव बनाया जा रहा है। दिल्ली के घेराव की बातें कही जा रही हैं। मोदी, नीतीश, नायडू, जयंत, चिराग सबको घेरने की तकरीरें की जा रही हैं और इस पूरे प्लान को बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसका चीफ मौलाना बंद कमरे में वीडियो शूट करके सफेद पन्ने पर लिखा टेक्स्ट पढ़ के मुसलमानों को 7 जुलाई तक पूरा कैलेंडर समझा रहा है। देश की मुस्लिम कम्युनिटी को कब आधे घंटे तक अपने घर की बत्ती गोल करनी है, कब कब वक्फ हफ्ता मनाना है, कैसे कैसे मोदी को डराना है, किस शहर में किस गांव में क्या फैलाना है, सबकी प्रैक्टिस इस जुमे से ही शुरू करवा दी गई है। मुसलमानों के मोबाइल फोन में मुस्लिम बोर्ड के मौलाना का फरमान पहुंचा दिया गया है। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां निकाला जाए, जिसका आगाज दिल्ली से होगा। उसका पहला इजलास इंशाअल्लाह दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर होगा, जो कि 22 तारीख को होगा और इंशाअल्लाह इख्तिताम दिल्ली के रामलीला मैदान में 7 जुलाई को होगा। रियासती सतहों पर धरनों का एहतमाम, रियासत की राजधानी या किसी बड़े शहर में किसी मुनासिब मकान पर रियासती सतह की मुस्लिम क़ियादत धरना देगी, एहतजाज करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुहिम में एक बहुत बड़ा हिस्सा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हफ्ता का रखा है। ये तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हफ्ता 11 अप्रैल बरोज़ जुमा से 8 अप्रैल बरोज़ जुमा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का हफ्ता मनाया जाएगा, जिसके तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी, जैसे जुमे की नमाज से कब्ल मसाजिद में खिताबात, कॉर्नर से मीटिंग से, किसी मुनासिब मकाम पर ह्यूमन चेन का इनेकाद, बिरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंग से, इन सब का एहतमाम किया जाएगा। बत्ती गुल तहरीक 30 अप्रैल को रात 9 बजे तमाम लोगों से अपील की जाती है कि वो आधे घंटे के लिए बतौर एहतजाज अपने घर, फैक्ट्री और ऑफिस की लाइट बंद कर दें और अपना खामोश एहतजाज दर्ज करवाएं। बड़े शहरों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद, मुल्क के 50 शहरों के अंदर कुल जमाअती प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम किया जाएगा। अलबत्ता प्रेस बयान का मसवदा अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में बोर्ड की जानिब से फराहम किया जाएगा। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद,
जयपुर, जोधपुर, सीकर, अहमदाबाद, बड़ौदा, मालियर कोटला, अमृतसर, श्रीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची, पटना, मुजफ्फरनगर, गया, अररिया, मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर, नांदेड़, अकोला, जलगांव, हैदराबाद, करीमनगर, निजामाबाद, विजयवाड़ा, कर्नूल, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, गुलबर्गा, मैंगलोर, मैसूर, हुबली, धारवाड़, टंकूर, चेन्नई, बेलोर, कोयम्बटूर, कालीकट, त्रिवेश्वर, कोचिन, त्रिवरेंद्रपुरम, कलकत्ता, मालदा, मुर्शिदाबाद, गुवाहाटी, सिलचर और बदरपुर वगैरह। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। इस दरमियान एक्स पर हैशटैग कैंपेन भी चलाई जाएगी। वक्फ एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक प्रदर्शन वाली जो कॉल दी है, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन राज्यों में दिखा है जहां बीजेपी या एनडीए की सरकारें नहीं है। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल है, जहां वक्फ एक्ट बनने के बाद 2 जुमे निकल गए और दोनों ही जुमे पर हिंसक भीड़ ने जमकर उपद्रव मचाया है। शुक्रवार को बीजेपी ने बंगाल के मालदा जिले का यह वीडियो शेयर किया। टीएमसी की सरकार पर आरोप लगाया कि तुष्टीकरण और वोट बैंक के चक्कर में ममता बनर्जी ने बंगाल को कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया है। इसके बाद बीजेपी ने एक और वीडियो शेयर किया। इसका लोकेशन था डायमंड हार्बर का साउथ 24 परगना। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगाल की पुलिस तमाशबीन बनी रही और कट्टरपंथियों की फौज ने पुलिस की गाड़ी को ही तहस नहस कर दिया। और इसके थोड़ी देर बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज और सूती से तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा की तस्वीरें आने लगी। वक्फ एक्ट के विरोध में उतरी हिंसक भीड़ ने बंगाल की पुलिस को निशाना बनाया, ईंट पत्थर फेंके। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले जरूर दागे, लेकिन उपद्रवियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और यह इसलिए हुआ क्योंकि बंगाल सरकार में इन्हें खुली छूट मिल रखी है। कुछ घंटों पहले ही कोलकाता में जमीयत ने बड़ी रैली की थी और उस रैली में ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कैमरे पर धमकी दी थी और कहा था कि वो कोलकाता को ठप कर देंगे, 50 जगहों पर 10-10 हजार लोगों को इकट्ठा करेंगे, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को जाम कर देंगे, लाखों मुसलमानों को सड़क पर बिठाकर मिठाई खिलाएंगे। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने तो बाकायदा ये तक कहा कि धरने में बैठी भीड़ को देखकर ममता दीदी बहुत खुश हैं। गौर से सुनिएगा। मुख्यमंत्री ऑफिस থেকে ফোন এসেছিল করে এইসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। 10 अप्रैल गुरुवार को ऑन कैमरा ममता के मंत्री ने यह धमकी दी थी और 11 अप्रैल को बंगाल के मुर्शिदाबाद से कट्टरपंथियों के तांडव की तस्वीरें आ गई। बंगाल से आई 10 अप्रैल की ये तस्वीरें भी देखिए। वक्फ एक्ट का विरोध करने वाले कट्टरपंथियों ने कैसे एक बस से भगवा झंडा जबरन नीचे उतरवाया था। बीजेपी ने इसे सीधे सीधे ममता सरकार और कट्टरपंथी इकोसिस्टम की साठ गांठ बताकर यह तस्वीर भी जारी की थी, जिसमें एक हिंदू अपनी बस से भगवा झंडा उतार रहा है। फ्रेम में देख रहा कट्टरपंथी मुस्कुरा रहा है और बंगाल की पुलिस मोबाइल फोन पर बिजी है और ममता की पार्टी के नेता इस वक्त भी वक्फ एक्ट के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाने वाली भीड़ को ही डिफेंड कर रहे हैं। वक्फ बिल का लेकर जिसका प्रोटेस्ट करना है तो वो तो प्रोटेस्ट करेगा ही। हम लोगों का सिर्फ ये कहना है कि वो वक्फ बिल का जो
प्रोटेस्ट करने वाला पॉइंट्स है, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बंगाल का मिट्टी पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। दूसरा, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन हमारा ये रिक्वेस्ट है, हमारा ये सजेशन है, आप प्रोटेस्ट कीजिए डेमोक्रेटिक वे से, लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिए, ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसमें कोई प्रोवोकेशन हो और उल्टा भाजपा ये मुद्दा बना सके। भाजपा ये चाहते हैं, उसका जो प्रोवोकेशन है वो चाहते हैं आप लोग गुस्सा में आकर कुछ किए, उसके ऊपर भाजपा पॉलिटिकल मुद्दा बनाए, भाजपा का कोई ट्रैप में मत आइए। तो ये तो रिएक्शन काउंटर रिएक्शन चल रहा, हम ये दोनों तरफ का इसी तरह एक्टिविटीज हम लोग सपोर्ट नहीं करते। वाकफ में प्रोटेस्ट होना चाहिए प्रोटेस्ट, लेकिन दूसरे किसी धर्म को, दूसरे किसी जगह को डिस्टर्ब नहीं करना है। वैसे ही जब हिंदू धर्म का रामनवमी का कोई मिছিল होगा तो मॉस्क के सामने, मस्जिद के सामने खड़ा होकर डीजे बजाना, कोई मजार का ऊपर वो रामनवमी का फ्लैग लगा देना, ये भी कोई ठीक काम नहीं है। ऐसा काम किसी धर्म से, ये प्रॉपर जो धर्म का पालन करता है वो नहीं करना चाहिए ऐसा काम। वोट बैंक के चक्कर में उपद्रवियों को सड़कों पर उतारकर मोदी के खिलाफ माहौल बनाने वाला ये जो प्रयोग बंगाल में हो रहा है, वही प्रयोग अब देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो चुका है। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग वक्फ एक्ट के फेवर में है, मोदी के साथ है, और ये बात उस इकोसिस्टम से पच नहीं रही जो सिर्फ मुस्लिम वोट की राजनीति करता है, दिन रात मोदी से नफरत करता है। कट्टरपंथियों की इस भीड़ को देश के अलग अलग हिस्सों में वही इकोसिस्टम उतार रहा है, और इसमें एक बड़ा रोल भड़काऊ मौलानाओं का भी है। बंगाल हर किस्म की प्रयोगशाला बन रहा है। बंगाल वक्फ की भी प्रयोगशाला है, हिंदू वोट के ध्रुवीकरण की भी प्रयोगशाला है। रामनवमी का जुलूस एक दिन नहीं 4 दिन निकला, अब हनुमान जयंती के जुलूस पर रोक लगा दी गई। बंगाल में एक नारा जय श्री राम पहले से चल रहा है और दूसरा जय हनुमान आ गया। 25 में बिहार में चुनाव है, 26 में बंगाल में। बंगाल में हनुमान जयंती पर हिंदू फोर्स की क्या तैयारी है? काल हनुमान जयंती है, मैं कलकत्ता में रहूंगा। काल बहुत जोर से विरोध होगा। हनुमान जयंती का दिन कल पूरा प्रदेश में विरोध होगा। कोलकाता में हनुमान जयंती को लेकर इतना तनाव क्यों है? बंगाल में कौन बोला 15 मिनट में दंगाइयों की गर्मी शांत कर देंगे? ये ममता बनर्जी चाह रही है, इसलिए वायलेंस हो रहे हैं। अगर हमारे हाथ में छोड़ दे 15 मिनट में सारे वायलेंस खत्म कर देंगे। ममता बनर्जी खुद वायलेंस करा रही है और वो चाहती है, इसलिए ये वायलेंस हो रहा है। ये पॉलिटिकली मूवमेंट है। बंगाल में किसे राम के झंडे से चिढ़, हमास के झंडे से प्यार है? ये पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है बंगाल। यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? ममता बनर्जी यही करना चाहती है। बागेश्वर सरकार ने हनुमान जयंती से पहले हिंदुओं से क्या कहा? अब आज के जमाने में हनुमान जी ही बचाओ।
यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, सब जगह शनिवार को धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जाएगी। शोभा यात्राएं निकलेंगी, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। बंगाल में क्या होगा? हनुमान जयंती का नाम आते ही बंगाल में तनाव क्यों दिखने लगा है? रामनवमी के बाद हनुमान जयंती पर एक बार फिर बंगाल में हिंदू फोर्स और हिंदू विरोधी फोर्स के बीच टकराव है। सबसे बड़ा टकराव कोलकाता के रेड रोड को लेकर है। यहां हिंदू हनुमान जयंती पर चालीसा पाठ करना चाहते हैं। ममता सरकार ने इजाजत नहीं दी है। हिंदुओं को फिर हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट से भी परमिशन नहीं मिली। हिंदू पक्ष की दलील है कि 31 मार्च को रेड रोड पर ईद की नमाज मुसलमानों ने पढ़ी थी। ऐसे में ममता बनर्जी को सिर्फ हनुमान जयंती पर ही दिक्कत क्यों है? 3000 हिंदू यहां हनुमान जयंती मनाना चाहते हैं। सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच का वक्त मांगा था। रेड रोड पर जहां हिंदू पक्ष ने जगह मांगी थी वो सेना की जमीन है। अगर सेना की जमीन पर बंगाल सरकार ईद करा सकती है तो हनुमान जयंती क्यों नहीं? अरे बंगाल में ये जंगल राज तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है, इसलिए बंगाल में ये लोग कर रहा है। दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है। वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है, यहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन नहीं लेता है ड्यू टू पुलिस मिनिस्टर है जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के बंगाल में हिंदू त्योहारों पर ही बंदिशें क्यों लगाई जाती हैं? अब बंगाल के हिंदू हनुमान जयंती भी रामनवमी की तरह कोर्ट के आदेश पर मनाएंगे। कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट से हरि घोष हनुमान मंदिर तक जुलूस निकालने की परमिशन मिली है। हिंदुओं को यहां हनुमान चालीसा पाठ करने और हनुमान जयंती मनाने के लिए सिर्फ 3 घंटे की परमिशन मिली है। बंगाल की हनुमान सेना जुलूस में डीजे नहीं बजा पाएगी। सिर्फ 4 माइक्रोफोन लगाने की अनुमति कोर्ट ने दी है। 250 से ज्यादा लोग जुलूस में शामिल नहीं हो पाएंगे। जुलूस में 4 कार और 4 बाइक से ज्यादा वाहन नहीं आ सकेंगे। लाठी भी नहीं ले जाने की परमिशन है। सिर्फ पीवीसी पाइप से बने डंडे ले जाने की इजाजत है। ये पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत काला दिन है और इस काला दिन के लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी है। हर लाठी, हर लाथी यानी लात और हर अत्याचार का हिसाब डायरी में लिखा रह रहा है। सबका हिसाब हम चुकता करेंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी और इनके ऊपर कार्रवाई होगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने हनुमान जयंती समारोह एसोसिएशन को बांसद्रोड़ी के सतीन्द्र पल्ली हनुमान मंदिर में पूजा करने की परमिशन दी है। कार्यक्रम रात 10 बजे हर हाल में खत्म करने की शर्त लगाई है। इसी इलाके में कोर्ट ने रामदूत संघ और शिशु भारती फील्ड के पास हनुमान जयंती मनाने की अनुमति दी है। बीजेपी पूछ रही है कि ममता के राज में यह कैसा बंगाल है जहां हनुमान मंदिरों में चालीसा पाठ करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। ममता बनर्जी चाहती है कि मुसलमान इतना आतंक मचाएं कि हिंदू डरा हुआ अपने को महसूस कर रहा है और डरा हुआ महसूस कर रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब ममता बनर्जी ही हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करने पर जुटी है तो क्या होगा? इसलिए ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहती है। बंगाल की कुछ और तस्वीरें देखिए। कोलकाता में रामनवमी के दिन बस में लगे भगवा झंडे को उतारा जा रहा है। यह काम कौन कर रहा है? वहां के कट्टरपंथी कर रहे हैं। किसके इशारे पर कर रहे हैं? कौन उन्हें इसकी छूट दे रहा है? यह वीडियो शुभेंदु अधिकारी ने खुद पोस्ट किया है। कोलकाता में रामनवमी के दिन ही भगवा झंडे लगी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए थे। बंगाल में भगवा झंडे का अपमान उस जगह पर हो रहा है जहां से स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व और सनातन की धर्म ध्वजा पूरे विश्व में फहराई थी।
33 साल के कम्युनिस्ट शासन और अब ममता के राज में बंगाल कहां से कहां पहुंच गया है। देखिए, आस्था का प्रतीक में हाथ दिया। वो बीजेपी का फ्लैग नहीं था, वो जय श्री राम वाला फ्लैग था, वो हिंदू का फ्लैग था। पूरा विश्व के हिंदू के आस्था के ऊपर आघात कर दिया। कहां आघात किया? कलकत्ता, जहां भगवा लगा के स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हमारे हिंदू समाज और देश को बहुत ऊंचा पर ले गया। स्वामी जी का बर्थ प्लेस में भगवा झंडा जिस तरीके से ड्राइवर को ऊपर रेडिकल ने प्रेशर करके खुलाया, माने दिन दहाड़े पुलिस का सामने, ये बहुत शर्म की बात है। हम लोग कार्रवाई कर रहा है। वहां का हिंदू संगठन ने कल शाम को ही एफआईआर लॉन्च किया है विद वीडियो फुटेज। ये तस्वीरें बंगाल के मालदा जिले की मोथाबाड़ी की हैं, जहां बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च किया। यहां रामनवमी के बाद हिंसा हुई थी, जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया था। दिलीप घोष के नेतृत्व में यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस का घेराव किया। बीजेपी का आरोप है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, वीरभूम, हावड़ा जिलों से हिंदुओं को भगाने की साजिश की जा रही है। सुनियोजित तरीके से बांग्लादेश से गुंडों को बुलाकर यहां हिंदुओं को डराया जा रहा है। दिलीप घोष ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले चाहे जितनी कोशिश कर लें, बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार यहाँ हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। मोथाबाड़ी मालदा में, जंगीपुर मुर्शिदाबाद में, झाऊबना मुर्शिदाबाद में, जगह जगह रामनवमी के पहले जो को डराने का प्रयास किया गया। उसका विरोध में हमारा रैली था। सरकार को सचेत करने के लिए हम निकले, यहाँ के हिंदू समाज को हिम्मत बढ़ाने के लिए हम निकले थे। बशीरहाट में भी हिंदू आबादी भले ही मुसलमानों से कम हो, लेकिन हिंदू फोर्स पूरी तरह से तैयार है और एकजुट है। मिथुन चक्रवर्ती और सुकांत मजूमदार की अगुवाई में राम भक्तों और हनुमान भक्तों ने यहां बड़ा जुलूस निकालकर अपनी ताकत दिखाया। हम बशीरहाट के हिंदुओं को कॉन्फिडेंस देने के लिए आए हैं। बशीरहाट में हिंदू की संख्या मुसलमानों के तुलना में बहुत कम हो रही है धीरे धीरे, तो इसलिए यहाँ के हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। जैसे संदेश खाली में आपने देखा कि कैसे हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, कैसे अत्याचार हुआ। तो इसके खिलाफ हमारा आंदोलन चलेगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ है और यहाँ के हिंदुओं के साथ हम सशक्त रूप से खड़े होंगे और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी रास्ते पे उतरेगी। अगर हिंदू हित की बात को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी को लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी इस लड़ाई को 65% बनाम 35% पर लाना चाहती है। बीजेपी 2021 में माहौल बनाने के बाद भी चुनाव नहीं जीत पाई थी। ममता के पास 35% मुस्लिम वोट सॉलिड हैं। वो 20% हिंदू वोट भी ले गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ममता ने इसे बरकरार रखा था। हिंदू फोर्स की रामनवमी के बाद हनुमान जयंती पर सड़कों पर लाकर क्या बीजेपी 2026 में बंगाल में भगवा लहरा पाएगी? बंगाल में परिवर्तन तो सभी चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है।